हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 11 की बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बेटा आज अपन कोशिका के बाद एक नया टॉपिक कोशिका विभाजन स्टार्ट कर रहे हैं। तो वैसे तो बेटा ये आपका किताब का लेसन नंबर 10 है, ठीक है, लेकिन इस वाले पाठ को कोशिका के जस्ट बाद पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि वो एक साथ पढ़े जाते हैं। तो पाठ का नाम मैं क्या लिख रहा हूँ आपके सामने बोर्ड पे, सेल डिवीज़न, यानी कि कोशिका विभाजन, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ इसमें अपन पढ़ते हैं कोशिका चक्र। कोशिका चक्र, ठीक है ना, क्या लिखा है मैंने बोर्ड पे, कोशिका चक्र। तो अपन ना कोशिका चक्र, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेल साइकिल। तो कोशिका चक्र की विभिन्न प्रावस्थाओं को एक आरेख द्वारा व्यक्त करेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद में अपन कोशिका चक्र की परिभाषा लिख लेंगे। एक्चुअल में ये प्रश्न है क्या, प्रश्न बेटा ये है कि कोशिका चक्र क्या है, कोशिका चक्र की विभिन्न प्रावस्थाओं को आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो पहले अपन आरेख बना रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने बोर्ड के बीचों बीच में कोशिका चक्र यानी कि सेल साइकिल लिख दिया है, ठीक है ना। अब अपन इसकी प्रावस्थाएं लिखते हैं। देखो बेटा, कोशिका चक्र को मुख्य रूप से दो अवस्थाओं में व्यक्त करते हैं, ठीक है। सबसे पहली तो अपन बोलेंगे अंतराल अवस्था, पहली तो ये हो गई, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरफेज, पहली अवस्था हो गई। और दूसरी अपन अवस्था लिखेंगे बेटा एम फेज, और इसको अपन बोलते हैं हिंदी में विभाजन प्रावस्था, ठीक है बेटा। इंटरफेज एंड एम फेज, दो अवस्थाएं हो गई, ठीक है। अब अपन को इन्हीं अवस्थाओं के बारे में पढ़ना है। देखिए, इंटरफेज या अंतराल अवस्था को तीन मुख्य अवस्थाओं के अंतर्गत विभक्त करते हैं। कितनी अवस्थाओं में, तीन अवस्थाओं में। और ये तीन अवस्था आपके सामने मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। देखो, सबसे पहली G1 फेज, दूसरी S फेज, और तीसरी G2 फेज। ये तीनों अवस्था लिख दी, ठीक है। G1 फेज को प्रथम वृद्धि काल हिंदी में बोलते हैं, इसको बोलेंगे बेटा संश्लेषण प्रावस्था। और ये तीसरी लिख रहे हैं, इसको अपन बोल देंगे द्वितीय वृद्धि काल। तो ये तीन अवस्था हो गई किसके अंतर्गत, अंतराल अवस्था या इंटरफेज के अंतर्गत, ठीक है। अब आइए एम फेज पे। और बेटा एम फेज को अपन मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त करते हैं, ठीक है। एक तो इसमें अपन पढ़ेंगे केंद्रक का विभाजन, और इसके बाद दूसरा अपन पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य का विभाजन, ठीक है। तो देखिए, केंद्रक के विभाजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। और कोशिका द्रव्य के विभाजन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं,
साइटोकाइनेसिस, ये दोनों शब्द मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? केंद्रक का विभाजन। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? कोशिका द्रव्य का विभाजन। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? केंद्रक का विभाजन। और साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? कोशिका द्रव्य का विभाजन। अब आगे चलिए, कैरियोकाइनेसिस को 4 अवस्थाओं में पढ़ते हैं। चारों के नाम लिख रहा हूं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और बेटा नंबर 4 पे टेलोफेज। ये चारों अवस्था हो गई। इनको यदि आप हिंदी में लिखना चाहें तो बेटा पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और सबसे लास्ट में अंत्यावस्था। तो ये तो अपन ने केंद्रक के विभाजन अथवा कैरियोकाइनेसिस की चारों अवस्थाओं को लिख दिया। ठीक है, अब अपन कोशिका द्रव्य विभाजन की अवस्थाओं को लिखेंगे। ठीक है ना? तो ये देख लो आप, जंतु और पादप कोशिकाओं में अलग अलग विधियों के द्वारा होता है, एनिमल सेल्स और इन प्लांट सेल्स। जंतु कोशिकाओं में साइटोकाइनेसिस की क्रिया विदलन या खांच विधि के द्वारा होती है। ठीक है, जबकि पादप कोशिकाओं में मध्य पटलिका निर्माण द्वारा। तो यहाँ आकर के कोशिका चक्र की विभिन्न प्रावस्थाओं का आरेख आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे ख़त्म हो गया। एक बार ध्यान से दोबारा सुन लीजिए, उसके बाद आपको कोशिका चक्र की परिभाषा मैं बोर्ड पे लिख के बताऊंगा। तो देखिए बेटा, कोशिका चक्र इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? सेल साइकिल। 2 अवस्थाओं में बांट दिया, इंटरफेज, एम फेज। ठीक है, इंटरफेज की ये 3 अवस्थाएं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। इनके हिंदी नाम इनके साथ लिखे हैं। G1 फेज को प्रथम वृद्धि काल, S फेज को संश्लेषण काल, G2 फेज को द्वितीय वृद्धि काल कहते हैं। अब आगे चलिए, एम फेज में पहले केंद्रक का, तत्पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। केंद्रक के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस और कोशिका द्रव्य के विभाजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं, लिखा हुआ है। केंद्रक के विभाजन की 4 प्रावस्थाएं हैं, आपके सामने बोर्ड पे लिखी हैं। प्रोफेज या पूर्वावस्था, नंबर 2 मेटाफेज या मध्यावस्था, नंबर 3 एनाफेज या पश्चावस्था और नंबर 4 पे टेलोफेज, अंत्यावस्था। अब यदि अपन बात करें साइटोकाइनेसिस की, तो बेटा कोशिका द्रव्य का विभाजन जंतु और पादप कोशिकाओं में अलग अलग प्रकार से होता है। ठीक है, जंतु कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य का विभाजन विदलन अथवा खांच विधि के द्वारा होता है, जबकि पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य का विभाजन मध्य पटलिका निर्माण द्वारा होता है। तो बेटा ये मैंने आपको पूरा का पूरा कोशिका चक्र का आरेख बोर्ड पे बना के समझा दिया। ठीक है, अब अपन लिखते हैं कोशिका चक्र की परिभाषा। तो घटनाओं का वह निश्चित क्रम
घटनाओं का वह निश्चित क्रम जिसके द्वारा कोशिका पहले अपने घटकों को दुगना करती है, पहले अपने घटकों को दुगना करती है, ठीक है। तत्पश्चात कोशिका विभाजन करती है, ठीक है ना। कोशिका चक्र कहलाता है, सेल साइकिल कहलाता है। तो बेटा ये मैंने आपके सामने कोशिका चक्र की परिभाषा लिख दी। क्या परिभाषा लिखी है मैंने? घटनाओं का वह निश्चित क्रम जिसके द्वारा कोशिका पहले अपने घटकों को दुगना करती है, तत्पश्चात कोशिका विभाजन करती है। क्या कहलाता है चक्र? कोशिका चक्र। तो यहाँ आकर के आपका इस वीडियो का पहला प्रश्न खत्म हो जाता है, ठीक है बेटा। अब अपन दूसरी बात पढ़ते हैं, अंतराल अवस्था के बारे में। कौन सी अवस्था के बारे में? अंतराल अवस्था। तो सबसे पहले तो इसकी अंग्रेजी सुन लो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरफेस, ठीक है। अब आपको इसकी प्रमुख बातें पढ़नी हैं। यह दो विभाजनों के बीच की प्रावस्था है, दो विभाजनों के बीच की प्रावस्था। सबसे पहली बात, दो विभाजनों के बीच की प्रावस्था है जिसमें कोशिका विभाजन नहीं करती, बल्कि विभाजन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां कोशिका द्वारा कर ली जाती हैं। प्रावस्था है जिसमें कोशिका विभाजन नहीं करती, कोशिका विभाजन नहीं करती, परंतु विभाजन हेतु सभी आवश्यक तैयारियां कोशिका द्वारा कर ली जाती हैं। तो बेटा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट तो इंटरफेस का ये हो गया, ठीक है ना। आप सुन लीजिए, इंटरफेज या अंतराल अवस्था यह दो विभाजनों के बीच की प्रावस्था है जिसमें कोशिका विभाजन नहीं करती, परंतु विभाजन हेतु सभी आवश्यक तैयारियां कोशिका द्वारा पूर्ण कर ली जाती हैं। वास्तव में इंटरफेस, यदि आप वास्तविकता की बात देखो तो वास्तविकता में इंटरफेस एक निष्क्रिय अवस्था के समान दिखाई देती है, परंतु इसे
उपापचयी दृष्टि से उपापचयी दृष्टि से उपापचयी दृष्टि से सबसे सक्रिय प्रावस्था माना जाता है। अति इम्पोर्टेंट, कई बार ये कंपटीशनों में पूछा जाता है कि कोशिका चक्र की अथवा कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था उपापचयी दृष्टि से सर्वाधिक सक्रिय अवस्था है, तो आपको उसमें बेटा इंटरफेज के बारे में लिखना पड़ेगा। कौन सी अवस्था के बारे में? इंटरफेज के बारे में। ठीक है, एक बार जो मैंने बोर्ड पे लिखा है उसको ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। इंटरफेज यह दो विभाजनों के बीच की प्रावस्था है जिसमें कोशिका विभाजन नहीं करती है, परंतु विभाजन हेतु सभी आवश्यक तैयारियां कोशिका द्वारा पूर्ण कर ली जाती हैं। वास्तव में इंटरफेज एक निष्क्रिय अवस्था के समान दिखाई देती है और उसका कारण ये है क्योंकि इस अवस्था में कोशिका में विभाजन नहीं होता, परंतु फिर भी इसे कोशिका चक्र की अथवा कोशिका विभाजन की उपापचयी दृष्टि से सबसे सक्रिय प्रावस्था माना जाता है। तो बेटा ये दो प्रमुख बात है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये बात हो गई कि उपापचयी दृष्टि से कौन सी प्रावस्था को सर्वाधिक सक्रिय माना जाता है, तो आप उसमें आंसर क्या बोल देंगे? इंटरफेज को। ठीक है ना। अब आगे चलिए बेटा, इसी में अब अपन इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो देखिए ये दो वैज्ञानिकों के नाम हैं, हेवार्ड और पेल्क। हेवार्ड और पेल्क नामक वैज्ञानिकों ने इंटरफेज अवस्था को 3 कालों के अंदर विभक्त किया। हेवार्ड तथा पेल्क नामक वैज्ञानिकों ने इंटरफेज अवस्था को 3 कालों के अंदर विभक्त किया। अब वो 3 काल कौन कौन से हैं, उन तीनों कालों के बारे में अपन को पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला प्रथम अंतराल काल। अंतराल काल, ठीक है ना, या इसको अपन कह सकते हैं प्रथम वृद्धि अवस्था, या इसको अपन कह सकते हैं जीवन फेज। तो ये तो पहली अवस्था हो गई। दूसरी कौन सी लिखेंगे? संश्लेषण प्रावस्था। ठीक है, और क्या नाम लिख देंगे? एस फेज। और तीसरी अवस्था कौन सी बोलेंगे? द्वितीय अंतराल काल, या इसको अपन बोल देंगे बेटा द्वितीय वृद्धि काल, यानी कि कौन सी अवस्था? G2 फेज। तो आपके सामने बोर्ड पे इंटरफेज की तीनों अवस्थाओं के मैंने नाम लिख दिए। अब एक एक करके अपन को ये तीनों अवस्थाएं पढ़नी है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले चरण को पढ़ेंगे। क्या लिखा है हेडिंग पहले चरण का? जीवन फेज। ठीक है, तो देखिए इस चरण में प्रोटीनों आरएनए का निर्माण होता है। किस किस का निर्माण होता है? प्रोटीन्स प्लस आरएनए। और अगली बात, डीएनए के निर्माण हेतु सभी आवश्यक तैयारियां।
सभी आवश्यक तैयारियां, डीएनए के निर्माण हेतु सभी आवश्यक तैयारियां होती हैं। जीवन काल की लंबाई, जीवन की अवधि बदलती रहती है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। वे कोशिकाएं जो निरंतर विभाजित होती हैं उनमें जीवन काल छोटा, वे कोशिकाएं जो निरंतर विभाजित नहीं होती उनमें जीवन काल लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो वे कोशिकाएं जो निरंतर विभाजित नहीं होती, यही बात मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखी है, उनमें जीवन काल अपेक्षाकृत लंबा होता है। अब दूसरे चरण की बात करते हैं, संश्लेषण प्रावस्था। क्या पढ़ेंगे संश्लेषण प्रावस्था में? इस प्रावस्था के अंतर्गत डीएनए प्रतिकृतिकरण द्वारा नए डीएनए का निर्माण करता है। डीएनए प्रतिकृतिकरण द्वारा नए डीएनए का निर्माण करता है, तो ये संश्लेषण प्रावस्था हो गई। और द्वितीय अंतराल काल के अंतर्गत प्रोटीन, आरएनए, एटीपी, प्रोटीन, आरएनए, एटीपी व कोशिका विभाजन के लिए विभाजन हेतु अन्य आवश्यक पदार्थ। तो बेटा ये तीनों के तीनों इंटरफेज की अवस्थाएं मैंने आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिख दी। अब आप तीनों अवस्थाओं को एक बार ध्यानपूर्वक सुन लें। देखिए बेटा, अंतराल अवस्था या इंटरफेस, क्या लिखा है बोर्ड पे, सुनिए। हेवार्ड तथा पेल्क नामक वैज्ञानिकों ने इंटरफेज अवस्था को 3 चरणों में विभक्त किया। कौन कौन से 3 चरण? G1 फेज, S फेज और G2 फेज। अब G1 फेज में क्या होता है? इस प्रावस्था में प्रोटीन्स और आरएनए का निर्माण होता है, पहली बात। दूसरी बात, डीएनए के निर्माण हेतु सभी आवश्यक तैयारियां कोशिका द्वारा पूर्ण कर ली जाती हैं, ठीक है। एक और बात इसमें आपको पढ़नी है कि जीवन की अवधि बदलती रहती है। अब कैसे बदलती है कि वे कोशिकाएं जो निरंतर विभाजित नहीं होती हैं उनके अंदर जीवन काल अपेक्षाकृत लंबा होता है। वे कोशिकाएं जो निरंतर विभाजित नहीं होती हैं उनमें जीवन काल अपेक्षाकृत लंबा होता है। अब आ जाइए बेटा दूसरी प्रावस्था पे। दूसरी प्रावस्था का नाम क्या है? संश्लेषण प्रावस्था, एस सिंथेसिस फेज, ठीक है ना। तो इसमें अपन क्या बोलेंगे कि इंटरफेज की इस प्रावस्था में डीएनए प्रतिकृतिकरण के द्वारा नए डीएनए का निर्माण करता है, यानी कि डीएनए का द्विगुणन होता है। आगे चलिए, द्वितीय अंतराल काल या G2 फेज। इस प्रावस्था में प्रोटीन्स, आरएनए, एटीपी व कोशिका विभाजन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां कोशिका द्वारा कर ली जाती हैं, क्योंकि G2 फेज के बाद तो M फेज स्टार्ट हो जाती है, जिसमें पहले कैरियोकाइनेसिस की क्रिया, तत्पश्चात साइटोकाइनेसिस की क्रिया होती है। तो बेटा आज मैंने आपको 2 प्रमुख चीज़ें समझाई। एक तो मैंने आपको बताया कि कोशिका चक्र क्या है,
और कोशिका चक्र की विभिन्न प्रावस्थाएं आरेखित करते हुए। और दूसरी बात मैंने बेटा इंटरफेज अवस्था क्या है और इंटरफेज अवस्था के विभिन्न चरण। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बेटा।